गुड आफ्टरनून क्लास। रतनगढ़ सेंटर बाहर खड़े होंगे, सुन रहे होंगे आप, आ जाओ अंदर। क्या हुआ? गुड आफ्टरनून क्लास। नमस्कार जी, नमस्कार भैया। तो हम देखेंगे आज की क्लास में इंडियन पॉलिटी, भारतीय संविधान। अगर हम भारतीय संविधान की बात करते हैं तो उसमें मैं आपको बता रहा था पिछली क्लास में कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, इनके ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। जो लास्ट क्लास में हमारा चल रहा था, मैं आपको हेडिंग डलवा के गया था, मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद। मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की बात करें तो विधानमंडल के अंदर हम बात कर रहे थे, विधानमंडल में ही हम आगे बढ़ रहे हैं। विधानमंडल में दो चीजें आती हैं। कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं, मतलब विधान परिषद और विधानसभा, उनकी हम बात करते हुए फिर आगे बढ़े थे। जब हम आगे बढ़े थे तो हमने इससे पहले जो लास्ट वाला जो पॉइंट था हमारा, विधानसभा को क्लियर करते हुए, विधानसभा में जैसे कैसे उसमें सदस्यों का चुनना होता है, क्या योग्यता होती है, कितने समय तक का उनका कार्यकाल होता है, इस तरीके से बात करते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। तो विधानसभा के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में मैं आपको करा के गया था। जो इंडियन पॉलिटी के अंदर मेरा लास्ट पॉइंट था, वो विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता उस राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। कुछ इस प्रकार से मैं पॉइंट को बना के गया था। उसके बाद में जो हमारा लास्ट पॉइंट था, मैंने बताया था कि आपको हेडिंग डालनी है, और हेडिंग डालोगे मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद। विधानमंडल के लिए एक मुख्यमंत्री, विधानमंडल में लोकसभा, जैसे विधान परिषद क्या होती है हमारे, उसमें क्या होगा, लोकसभा राज्यसभा, वहां पर भी एक मंत्रिपरिषद थी। वहां पर कौन होता है, प्रधानमंत्री होता था और उसकी मंत्रिपरिषद। लेकिन राज्यों के लिए क्या होती है, विधानमंडल, विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद, उसके लिए भी क्या होता है, एक मुख्यमंत्री होता है और एक मंत्री परिषद होती है प्रत्येक राज्य में। तो उसी चीज को हम देखेंगे आर्टिकल 163 के अंदर, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में हम बात करते हैं। थोड़ा बहुत यहाँ से एग्जाम हमारा पूछ लेता है, ठीक है। तो हम इसमें ही आगे बढ़ेंगे। तो इसमें पहला जो पॉइंट लिखेंगे उसमें लिखेंगे राज्यपाल को सलाह, राज्यपाल को, इस तरीके से हेडिंग डालना। उसके बाद लिखना राज्यपाल को सलाह देने के लिए, राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान, एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। आर्टिकल 164 बताता है, अगला पॉइंट देखना, आर्टिकल 164, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा, राज्यपाल द्वारा की जाती है। आगे लिखेंगे अगला पॉइंट, मंत्री, मंत्रियों की नियुक्ति मंत्रियों की नियुक्ति
राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है। वहां पर राष्ट्रपति करता था किसकी? प्रधानमंत्री की नियुक्ति। और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करवाता था? प्रधानमंत्री करवाता था राष्ट्रपति पर, वहां पर जो केंद्र के लिए थी। लेकिन यहाँ राज्यों में क्या है? राज्यों में जो राज्यपाल करेगा मुख्यमंत्री की नियुक्ति, और मंत्री परिषद के अंदर जो अन्य क्या होते हैं? मंत्री होते हैं, उनकी नियुक्ति करता है मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल। तो आगे बढ़ेंगे इसमें। आर्टिकल 164 हमें बताता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होगी और मंत्री परिषद के अंदर रहने वाले अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल द्वारा ही मुख्यमंत्री की सलाह पर होगी। ठीक है, आगे लिखेंगे आर्टिकल नंबर 167। आर्टिकल 167। 167 हमें क्या बताता है? राज्यपाल को सूचना देने के संबंध में, राज्यपाल को सूचना देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। पेज ला दो। मुख्यमंत्री के कर्तव्य। आर्टिकल 167 हमें बताता है कि जो राज्यपाल होगा, राज्यपाल को सूचना देगा कौन? मुख्यमंत्री। लेकिन मुख्यमंत्री किसके आधार पर देता है? आर्टिकल 167। आर्टिकल 167 हमें बता रहा है कि मुख्यमंत्री को सलाह, वो राज्यपाल को सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री का पद होना अनिवार्य है। तो मुख्यमंत्री सलाह किसके तो अकॉर्डिंग देता है? आर्टिकल नंबर 167 के अकॉर्डिंग। अगर आपसे पूछा जाए कि आर्टिकल नंबर 167 भारतीय संविधान का हमें किस बात के लिए बाध्य होता है, तो वो राज्यपाल को सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री को कर्तव्यों के बारे में बताता है। आगे हम देखेंगे इसमें योग्यताएं। मुख्यमंत्री बनने की और मंत्री परिषद के मंत्री बनने की योग्यता जो होंगी, वो होंगी विधानसभा का सदस्य हो, विधानसभा का सदस्य हो। अगला, विधान परिषद का सदस्य हो। विधान परिषद का सदस्य हो। अगला, या इनमें से किसी भी सदन का, किसी भी सदन का सदस्य ना हो, ना हो। लेकिन अगली लाइन से लिखना, लेकिन 6 माह के अंदर, 6 माह के अंदर राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन की सदस्यता लेना आवश्यक होगा। राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन की सदस्यता लेना अनिवार्य होगा। इसका मतलब क्या है कि जो योग्यता होगी हमारे मुख्यमंत्री बनने की, या फिर मुख्यमंत्री की जो मंत्री परिषद होती है राज्य के लिए, उसकी मंत्री परिषद बनने की, वो योग्यता होगी या तो वो विधानसभा का सदस्य हो या विधान परिषद का सदस्य हो, या फिर इन दोनों में से किसी भी मंडल का या सदन का सदस्य ना हो, लेकिन उसको मुख्यमंत्री बना दिया गया है या फिर उसको मंत्री परिषद में शामिल कर लिया गया है, तो उसका क्या है? 6 महीने के अंदर अंदर उसे उन दोनों सदनों में से किसी भी एक सदन की सदस्यता लेना बहुत ही अनिवार्य होगा। ये योग्यता होती है हमारे मुख्यमंत्री या फिर मंत्री परिषद बनने के लिए। ठीक है, चाय के साथ साथ आप इसको लिखते भी चलिए, तो जिससे कि थोड़ा टाइम कम है, सिलेबस कराना है। ठीक है,
तो जो मुख्यमंत्री बनने की विशेषता होगी वो विधानसभा का सदस्य हो या फिर विधान परिषद का सदस्य हो या इन दोनों में से किसी का भी सदस्य ना हो, तब भी वो मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। और मुख्यमंत्री की जो मंत्री परिषद होती है उसमें मंत्री भी बना दिया जाएगा, लेकिन उसको 6 महीने के अंदर अंदर क्या करना पड़ेगा, उन दोनों सदनों में से किसी न किसी एक सदन की सदस्यता लेना बहुत ही अनिवार्य होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, चाय पी लो आप। समझ सकता हूं मैं आपकी पीड़ा को भाई, सुबह से आप पढ़ रहे हो 8 बजे से। पर कोई बात नहीं, आप भी एक गवर्नमेंट सर्वेंट बनने वाले हो तो सारी कठिनाइयों को पहले से ही देख लोगे तो अच्छा रहेगा, फिर बाद में दिक्कतें ज्यादा आती हैं। ये भी करना जरूरी है भाई, संघर्ष का ही नाम जिंदगी होता है, बिना संघर्ष के जिंदगी अधूरी है। सभी गांव से रूलर से होंगे। एक गांव की एक कहावत थी कि एक किसान था और उस किसान क्या करता था बेचारा, अपनी खेती में बहुत सारी लागत लगाता था। लागत लगाने के साथ साथ उसकी खेती अच्छे से नहीं होती थी। क्यों नहीं होती थी? क्योंकि वो भगवान क्या करते थे, कभी बारिश कर देते थे, कभी ओले पाड़ देते थे, तो उसकी खेती बेकार हो जाती थी। मतलब उसने जितनी वो लागत लगाता था वो सोचता था कि 40 मन कुंटल का अगर मेरे बीघा हो जाए या फिर कितने का भी, तो उससे कम होता था। 40 की जगह 20 का, मतलब जितनी लागत लगाता था उसकी आधी फसल होती थी। तो अब वो एक दिन भगवान से बोला कि हे भगवान, तू ऐसा मेरे साथ क्यों करता है? मैं जितनी लागत लगाता हूँ उससे भी आधी फसल होती है, काश तू 1 साल मेरे लिए दे देगा तो मैं अपनी इच्छा से फसल करूंगा और बहुत धनवान और माला माल हो जाऊंगा। भगवान ने कही कि तू जैसा चाहेगा मैं वैसा तेरे लिए करता हूँ। ठीक है, अब भगवान ने ऐसा ही कहा। वो तब चाहता था, उसकी अगली फसल आई और अगली फसल पर उसने क्या किया, अगली फसल पर उसने जैसा चाहा कि जब चाहा जब पानी आएगा, जब चाहा जब धूप निकलेगी, और जब चाहेगा जब क्या होगा, सूखा पड़ेगी, उसने ऐसा चाहा। लेकिन उसकी खेती बहुत हरी भरी थी, बड़े बड़े पेड़ हो गए, गेहूं के पौधे जितने भी थे। सभी लोगों का और भी काम ऐसे चला था, बड़ा खुश था कि मुझे मेरे फसल अब की बार बहुत अच्छी है, भगवान ने जैसा मैंने चाहा वैसा ही किया है। लेकिन जैसे ही उसे काटने का जब समय आया, जब काट रहा था तो उसने देखा कि उसके अंदर बीज नहीं था। मतलब दाना तो पड़ा था, लेकिन दाना कैसा था, खोखला हो गया था। अब दाना खोखला देख करके अब तो हाथ, सर पे हाथ रख के रोने लगा कि हे भगवान, ये तूने क्या किया? तो भगवान ने कहा कि जो तूने चाहा था कि बारिश होनी चाहिए तो बारिश हुई, तूने चाहा कि धूप निकली तो धूप निकली, लेकिन कंडीशन क्या हो गई कि जब मैं इसको अपनी इच्छा से मैं पानी लगाता था, इसमें ऊपर से बारिश डालता था या धूप डालता था, तो ये क्या करता था, उससे संघर्ष करता था, मेहनत करता था, एफर्ट्स लगाता था। लेकिन अब तूने इसको सुख दिया और चैन दिया, उस सुख चैन के कारण इसके अंदर क्या हुई, ताकत नहीं बनी। और ताकत नहीं आई तो इसके अंदर फल फूल तो बन गया, लेकिन उसके अंदर बीज नहीं बना जिससे कि इसका दाना आ जाता। क्योंकि इसको तूने क्या किया है, आराम में रखा। आराम में रखने से क्या होता है, अगर आप आराम में रहोगे तो आप भी नहीं पढ़ोगे, लेकिन जब आप पर जोर पड़ेगा, संघर्ष करोगे, मेहनत करोगे, तो मेहनत से आपने देखा होगा, जब तक आप जिम नहीं जाओगे या डंबल नहीं उठाओगे या शरीर से कुछ कठिन परिश्रम नहीं करोगे, तब तक शरीर भी मोटा नहीं होता, शरीर भी क्या शेड्यूल नहीं होता हमारा। लेकिन क्या है, अगर आप हल्के हल्के वैसे ही खाते रहे और बैठे रहे तो आपका शरीर भी खराब हो जाता है। इसी वजह से कहते हैं ये पढ़ाई है, पढ़ाई में थोड़ी सी मेहनत भी कर लोगे तो अच्छी चीज होती है। कोई दिक्कत नहीं, पीड़ा हो रही है, सुबह से आप बैठे हो, 1-2 दिन की तो बात थी, आज की लास्ट बात है। मेरे साथ और बने रहिए 2 से ढाई घंटे, तो बस आपका बेड़ा पार है। ठीक है, तो हम देखेंगे इसमें आज। ठीक है भाई साहब, ओके, आगे बढ़ते हैं ना। ये समझ में आ रहा है ना? मैं आपको करा रहा था मुख्यमंत्री और वो मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के बारे में। मुख्यमंत्री मंत्री परिषद के बारे में जो थोड़ा सा लिखाया है कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा, और मुख्यमंत्री को आर्टिकल 163 के अनुसार जोड़ा जाता है। और आर्टिकल 164 बताता है कि राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है और मंत्रियों की नियुक्ति, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करता है मुख्यमंत्री की सलाह पर। उसके बाद में मैंने आपको लिखाया है कि उसकी आर्टिकल 167 राज्यपाल को सूचना देने के संबंध में, मतलब राज्यपाल को मुख्यमंत्री जो सूचना देता है वो किसके आधार पर देगा, आर्टिकल 167 के आधार पर। उसके बाद मैंने योग्यता लिखा दी कि जो मुख्यमंत्री बनने की योग्यता क्या होगी, विधानसभा का सदस्य हो, विधान परिषद का सदस्य हो, या इनमें से किसी का भी सदस्य ना हो। लेकिन अगर उसको मुख्यमंत्री या अन्य मंत्रियों में रखा गया है तो उसे 6 महीने के अंदर अंदर किसी भी एक सदन की सदस्यता लेना अनिवार्य होगा। इसके बाद आगे लिखेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य।
कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अगर महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो पॉइंट नंबर पहला, मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद राज्य की वास्तविक कार्यपालिका है। मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद राज्य की वास्तविक कार्यपालिका है। अगला लिखेंगे, मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की संख्या, मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की संख्या, मंत्रिपरिषद की संख्या उस राज्य की विधानसभा की संख्या, उस राज्य की विधानसभा की संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। अधिक नहीं होनी चाहिए तथा 10 सदस्यों से कम नहीं होनी चाहिए। कम नहीं होनी चाहिए। ब्रैकेट में लिख लेना 91वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2003 में। इसका मतलब क्या है कि 91वें संविधान संशोधन अधिनियम मतलब 91वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 2003 में ये बताया गया कि जो राज्य के अंदर मंत्री परिषद होगी उसमें कम से कम सदस्यों की संख्या तो 10 होगी, लेकिन ये 10 होंगे, इसके साथ मुख्यमंत्री भी शामिल होगा। एक तो होगा मुख्यमंत्री और 9 होंगे अन्य मंत्री। लेकिन और ज्यादा से ज्यादा किसी भी विधानसभा की, उस राज्य की विधानसभा, मैंने बताया विधानसभा और विधानसभा प्रत्येक राज्य में होती है, सबको पता है। अगर राजस्थान की विधानसभा है, राजस्थान की विधानसभा के अंदर मान के चलो कि 100 लोग हैं, सदस्य कितने हैं? 100 हैं, मान के चलना इतने हैं नहीं, लेकिन मान के चलो कि 100 सदस्य हैं, तो 100 सदस्यों का क्या होगा? 15% होना चाहिए मुख्यमंत्री को मिला करके। अगर हम 100 सदस्यों का 15% निकालेंगे तो देखो इससे ये कट गया तो टोटल कितना आ जाएगा? 15 लोग होने चाहिए। इसमें एक तो हो जाएगा हमारा मुख्यमंत्री और 14 हो जाएंगे अन्य मंत्री। इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब जो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद होती है उसको मिलाकर के टोटल विधानसभा के सदस्यों का 15% ही होना चाहिए। वो होती है मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद की संख्या, अगर कोई आपसे पूछे तो। और ये अलग अलग स्टेटों की अलग अलग विधानसभा में अलग अलग सदस्य होते हैं, तो अलग अलग ही तरीके से उसके यहाँ पर काउंटिंग आएगी। क्या आप इतना समझ पाए हो? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यही था हमारा, खाली मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद से इतने क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं आ सकता। तो जो हमारी कार्यपालिका और विधायिका दोनों खत्म होती हैं, यहाँ से आगे हम आज की क्लास में जो बात करने जा रहे हैं वो होगा हमारा न्यायपालिका। न्यायपालिका को बोला जाता है जुडिशरी। और जुडिशरी क्या होती है कि जो इन दोनों के ऊपर ये देखती है कि ये ठीक से काम कर रहे हैं या फिर नहीं। तो अगली जो आपकी हेडिंग होगी न्यायपालिका। न्यायपालिका हेडिंग डालने के बाद में आपको लिखना है ज्यूडिशरी, इसको हिंदी में इंग्लिश में बोला जाता है। अब इस न्यायपालिका के अंदर दो चरण आ जाते हैं। एक आता है हमारा सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय को बोला जाता है उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय को हम बोल सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट। और एक आ जाता है हमारा इसमें उच्च न्यायालय, या फिर हम इसको बोल सकते हैं हाई कोर्ट।
हाई कोर्ट बोल सकते हैं इसको हम, और इसको हम सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं। और सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, हाई कोर्ट क्या होता है, उसमें देखेंगे। सबसे पहले हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करते हैं, फिर हम बात करेंगे हाई कोर्ट के बारे में। और सुप्रीम कोर्ट में हमको पढ़ना है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई, इसके अंदर कितने जज होते हैं और उनका काम क्या होता है। देखो, अगर हम न्यायपालिका की हम बात करते हैं तो न्यायपालिका हमारी एक शंकु के समान आती है इस तरीके से। ये केंद्र में, अब तक तो मैंने आपको बताया था कि विधायिका और कार्यपालिका दो जगह कार्य करती है, केंद्र में कार्य करती है और राज्य में कार्य करती है। वहां पर केंद्र में जो राज्य सरकार कार्य कर रही थी, बोल क्या कार्य कर रहा था हमारा, राज्यसभा और लोकसभा। और यहाँ पर जो विधानमंडल में क्या करता है हमारा कार्य, मतलब विधानसभा और विधान परिषद। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, एक शंकु के आकृति में हमारी न्यायपालिका होती है। उसको शंकु के आकृति की न्यायपालिका के अंदर हम रखते हैं, तीन तीन चार चरणों को रखेंगे। और जो तीन चार चरण होते हैं हमारे, वो इस तरीके से होते हैं। जो सबसे पहला होगा वो होता है हमारा सर्वोच्च न्यायालय, या फिर हम उसको बोल सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद में आता है हमारा क्या, हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट के बाद में फिर आ जाता है हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद में आ जाता है हमारा जो उसको बोलते हैं पंचायती कोर्ट, जो होते हैं गांव वाला, विलेज वाला, जो न्याय पंचायत कोर्ट आ जाएगा उसमें, न्याय पंचायत। इस तरीके से क्या होता है, इनका चरण होता है, एक सीढ़ी बनी होती है। सबसे छोटा ये होगा, उससे बड़ा ये होगा, उससे बड़ा ये होगा, उससे बड़ा ये होगा। ऐसा नहीं है कि ये केंद्र में ही कार्य करेगा, ऐसा नहीं है कि ये राज्य में ही कार्य करेगा, ऐसा नहीं है ये डिस्ट्रिक्ट में ही कार्य करेगा, ऐसा नहीं है कि ये नगर पंचायतों के लिए कार्य करेगा। ये क्या है, जब नगर पंचायत वाले पर अपना कार्य नहीं संभलेगा तो वो डिस्ट्रिक्ट के लिए रेफर कर सकता है, और डिस्ट्रिक्ट पर नहीं संभल रहा है तो वो हाई कोर्ट के लिए कर सकता है, और सुप्रीम, जब हाई कोर्ट पर नहीं संभल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट के लिए कर सकता है। अब ये वाले क्षेत्र कहाँ पर होंगे हमारे, ये गांव में पाया जाता है। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मतलब क्या हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मतलब हो गया जिला। तो ये फिर कहाँ पाया जाएगा, प्रत्येक जिले में होगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट प्रत्येक जिले में होता है, ये प्रत्येक गांव में होता है। और हाई कोर्ट क्या होता है, हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट प्रत्येक राज्य का एक हाई कोर्ट होता है, प्रत्येक राज्य का एक हाई कोर्ट होता है। और सुप्रीम कोर्ट क्या है, ये भारत के अंदर सिर्फ एक ही सुप्रीम कोर्ट है जो कि दिल्ली के अंदर है। समझ में आ गया। प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा, प्रत्येक जिले में एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा, प्रत्येक गांव में एक न्यायिक या फिर न्याय पंचायती कोर्ट होगा। समझ में आ रहा है। इस तरीके से ये क्या होती हैं, एक सीढ़ियां बनी होती है, हमारे न्याय करने की शक्ति होती है इस तरीके से। लेकिन जो हमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो कहां से पूछे जा सकते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से और हाई कोर्ट से। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे किसकी, सुप्रीम कोर्ट के बारे में, कि सुप्रीम कोर्ट का गठन कैसे कैसे होता है, कहां पर होता है। ठीक है, तो अब आपकी हेडिंग होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को सर्वोच्च न्यायालय भी बोला जाता है, सर्वोच्च न्यायालय। अब इसमें लिखना है पॉइंट नंबर पहला, आर्टिकल 124 के, आर्टिकल 124 के अनुसार, आर्टिकल नंबर 124 के अनुसार हाँ, तो हम यहाँ इसमें आगे देखेंगे, आगे देख रहे थे क्या, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय के गठन की अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल नंबर 124 के अनुसार, आर्टिकल नंबर 124 के अनुसार भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, सर्वोच्च न्यायालय होगा।
उसके बाद लिखना इसकी स्थापना स्थापना 28 जनवरी 1915 को हुई। सर्वोच्च न्यायालय कब बना था हमारा? 28 जनवरी 1950 में। आगे लिखेंगे 26 जनवरी 26 जनवरी को संविधान दिवस मनाया जाता है। आगे देखेंगे इसमें न्यायाधीशों की संख्या के बारे में। न्यायाधीश, अगर हम न्यायाधीश की, ये तो मतलब इसके इस्टेब्लिशमेंट मतलब स्थापना 28 जनवरी 1950 को हो गई। आर्टिकल 124 में सर्वोच्च न्यायालय के बारे में दिया है कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन आर्टिकल 124 के अनुसार होगा। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे इसमें न्यायाधीश, अगर हम न्यायाधीशों की बात करें तो इसमें न्यायाधीशों की मैक्सिमम संख्या, न्यायाधीशों की मैक्सिमम संख्या कितनी हो सकती है? मूल संविधान में, मूल संविधान का मतलब होता है जब संविधान हमारा गठन हुआ था या फिर संविधान जब हमारा बना था। मूल संविधान में 8 थी, कितनी थी? 8। सर्वोच्च न्यायालय के अंदर जब हमारे संविधान का गठन हुआ था तब टोटल 8 संख्या थी न्यायाधीशों की। इन 8 में से 7+1 का मतलब होता है एक तो कौन था? भारत का मुख्य न्यायाधीश या फिर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य जज जो था उसको, एक था भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायाधीश, और जो 7 थे वो थे अन्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश। समझ में आ रहा है? और वर्तमान की बात करें, वर्तमान में कितने हो जाएंगे इसके अंदर? 31 हैं। कितने हैं? 31। 31 मतलब क्या हो गया? 30 अन्य न्यायाधीश और एक सर्वोच्च न्यायाधीश, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के अंदर 31 न्यायाधीश कार्य कर रहे हैं। उनमें से एक मुख्य न्यायाधीश है और बाकी के 30 अन्य मुख्य न्यायाधीश हैं। लेकिन जब हमारा संविधान बना था तब उसमें 8 न्यायाधीश थे। उन 8 के अंदर एक मुख्य न्यायाधीश था और 7 अन्य न्यायाधीश थे। ठीक है, अगर इसके अंदर न्यायाधीशों की बात करें तो टोटल 31 न्यायाधीश कार्य कर रहे हैं। क्या आप इतना समझ पा रहे हो? आगे बढ़े? ठीक है, आगे बात करते हैं इसी में। आगे हम बात करें, ये तो हो गए हमारे न्यायाधीशों की संख्या जो कि सर्वोच्च न्यायालय के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन अगर हम आगे बात करें तो योग्यता के बारे में बात करेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश बन सकता है या फिर अन्य न्यायाधीशों में आ जाएगा, उसके अंदर क्या क्या योग्यता होनी चाहिए उसकी हम बात करें तो योग्यता के अंदर हम सबसे पहले लिखेंगे पॉइंट नंबर पहला, भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। दूसरा पॉइंट लिखेंगे किसी भी उच्च न्यायालय अथवा किसी भी उच्च न्यायालय का मतलब होता है हाई कोर्ट, किसी भी हाई कोर्ट या अधिक दो या दो से अधिक ऐसे न्यायालयों में कम से कम 5 साल तक जज रहा हो या फिर न्यायालय में 10 साल तक वकील रहा हो या फिर हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक वकील रहा हो। समझ में आ रहा है? जो हाई कोर्ट का वकील बनेगा
या फिर जो हाई कोर्ट का जज बनेगा उसकी योग्यता पहली तो वो भारत का नागरिक हो, ये तो होना अनिवार्य है। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनेगा या फिर अन्य जजों में संभाला जाएगा, वो या तो हाई कोर्ट में 10 साल 5 साल तक जज रहा हो, हाई कोर्ट होता है राज्य के अंदर और जो सुप्रीम कोर्ट होता है भारत का एक ही, ठीक है। तो या तो 5 साल तक हाई कोर्ट का जज रहा हो, या फिर किसी हाई कोर्ट में 10 साल तक उसने वकालत की हो, वकील के रूप में कार्य किया हो, लेकिन किसमें, हाई कोर्ट के अंदर, ठीक है। ये योग्यता होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए। आगे लिखेंगे या राष्ट्रपति की नजरों में, अगला पॉइंट नंबर 3, या राष्ट्रपति की नजरों में कानून का ज्ञाता हो, कानून का ज्ञाता हो। ये योग्यता होती है किसकी, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए। अगली हेडिंग डालना इसकी, नियुक्ति कैसे होती है, नियुक्ति कौन करता है, मतलब इसको इनकी नियुक्ति कौन करेगा न्यायाधीशों की। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा भारत के न्यायाधीश की सलाह पर, मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर इनकी नियुक्ति होती है, नियुक्ति होती है। राष्ट्रपति करता है लेकिन किसकी सलाह लेगा, मुख्य न्यायाधीश की, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करने के लिए। अगर हम बात करें कार्यकाल की, तो इनका जो कार्यकाल होता है वो 65 साल की उम्र तक होगा, 65 साल की आयु तक। जो व्यक्ति 65 साल का हो जाएगा उसको क्या कर दिया जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय का जज से इस्तीफा देना पड़ेगा, या फिर सर्वोच्च न्यायालय का जज से पद से हटा दिया जाएगा। अगर हम बात करें पद से हटाने की, तो अगली हेडिंग डालना, पद से हटाया जाना। भाई आप लोग के समझ में तो आ रहा है इतना, ठीक है भाई। पद से हटाया जाना, अगर हम पद से हटाए जाने की अगर हम बात करते हैं तो इसको कौन पद से हटा सकता है, संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति पद से हटा सकता है, संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति पद से हटा सकता है, संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति इन्हें पद से हटा सकता है। प्रक्रिया क्या होगी इनको हटाने की, प्रक्रिया की बात करें कि सर्वोच्च न्यायालय के जजों को किस प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है, तो महाभियोग के समान होगी, महाभियोग के समान। महाभियोग के समान होगी। अब महाभियोग क्या होता है, जब मैं आपको राष्ट्रपति के बारे में बता रहा था कि राष्ट्रपति को पद से कैसे हटाते हैं, तब मैंने महाभियोग के बारे में सारा बताया था कि महाभियोग प्रक्रिया क्या होती है। 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास होता है तब जाके महाभियोग प्रक्रिया होती है, उससे 14 दिन पहले ही उनको बताना पड़ता है, ठीक है। अगर हम वेतन की बात करते हैं, वेतन की अगर हम वेतन की बात करें तो वेतन इसमें लिख लेना आप, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मतलब भारत के मुख्य न्यायाधीश का वेतन, भारत के मुख्य न्यायाधीश का वेतन न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 रुपए है, 2,80,000 रुपए है। जब मैं आपको राष्ट्रपति करा रहा था तो मैंने राष्ट्रपति में आपको लिखाया था कि राष्ट्रपति की सैलरी 1,50,000 रुपए है। तो वहां पर कंडीशन क्या है कि जब हमारा 2017 और 2018 का जो बजट पास हुआ था, तब जाकर के इन सब की जितने भी गवर्नमेंट के पद हैं उनमें क्या हुआ था, सैलरी में बदलाव हुआ था या फिर इनकी सैलरी बढ़ा दी गई थी। तो वहां पर वो मेरे से पुराना डाटा लिखा दिया गया था, 2017 से पहले वाला
वो मैं उस दिन याद नहीं आया, तो उसको सही कर लेना आप लोग। आप गलती से मत ये मत कहना कि सर ने वो लिखा दिया। वो पहले 2017 में वो दिया जाता था 1,50,000, लेकिन 1,50,000 से बढ़कर के राष्ट्रपति की सैलरी को 5 लाख कर दिया गया है। 5 लाख रुपए सैलरी राष्ट्रपति को प्रेजेंट में दी जा रही है, और 4 लाख रुपए उपराष्ट्रपति को प्रेजेंट में सैलरी दी जा रही है। एक मैं आपको एक साइड बताता हूं, और इसको दी जा रही है 2,80,000 रुपए, 2,80,000 रुपए दी जा रही है। ऐसा क्या करो भाई साहब, आपके पास शायद नंबर तो मेरा नहीं होगा, कि एक नाम आता है राहुल चौधरी। राहुल चौधरी नाम से एक फेसबुक है, उस फेसबुक पर जाना। वहां पर बहुत आपकी जीएस के लिए मैं बहुत सारी पोस्ट डालता रहता हूं, और उसमें मैंने सारे के सारे जितने भी पद हैं उनके बारे में मैंने डाल रखा है कि किस पद को कितने से बढ़ा करके कितनी सैलरी दी गई है। राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, राज्यपाल को, उपराज्यपाल को, और जो प्रधानमंत्री को, उप प्रधानमंत्री को, या जितने भी जज होते हैं उन सबकी सैलरी के बारे में मैंने वहां पर डाल रखा है। राहुल चौधरी के नाम से एफबी पेज है एक मेरा, उस पर चले जाना। अगर राहुल चौधरी के नाम से नहीं आप सर्च कर पाओ तो ये मेरा नंबर है, इस नंबर से सर्च कर लेना इस पर भी। और इस पर जीएस स्पेशलिस्ट, राहुल सर जीएस स्पेशलिस्ट नाम से एक मेरा फेसबुक पेज है, उस पर टोटल जीएस जीएस मिलेगी आपको। वहां पर भी जाकर के आप उस चीजों को पढ़ सकते हैं। ये नहीं है कि मैं आपको पॉलिटी या फिर आपको पढ़ा रहा हूँ बायोलॉजी, तो पॉलिटी बायोलॉजी ही मिले, वहां पर हर चीज के नोट्स आपको अवेलेबल हो सकते हैं। ज्योग्राफी के भी हो सकते हैं, करंट के भी हो सकते हैं, हिस्ट्री के भी हो सकते हैं, पॉलिटी के भी हो सकते हैं, इकोनॉमिक्स के भी हो सकते हैं, बायोलॉजी के भी हो सकते हैं। तो जहां से जो मिल जाए ना उसको लेना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य समझा करो। तो आप उस जगह पर जाकर के उन सारे पदों के बारे में देख सकते हैं। ठीक है, मैंने ये स्टेटस पे भी लगाई थी सैलरी के बारे में। मैंने अपने जो व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है उसमें मैं व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगा के रखा था सैलरी के बारे में, कितना होता है क्या होता है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे किसके, भारत के मुख्य न्यायाधीश के वेतन के बारे में। और मुख्य न्यायाधीश का वेतन जो प्रेजेंट टाइम में दिया जा रहा है वो 2,80,000 रुपए दिया जा रहा है। और दूसरा लिखेंगे अन्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीशों, अन्य न्यायाधीशों को वेतन, अन्य न्यायाधीशों को जो वेतन मिल रहा है प्रेजेंट में वो मिल रहा है 2,50,000 रुपए, 2,50,000 रुपए। ठीक है, आगे देखेंगे अब इसमें हम, ये वेतन की बात होती है। इसके बाद अन्य प्रावधान, अन्य प्रावधान एक हेडिंग डालो, अन्य प्रावधान। अन्य प्रावधान में आपको लिखना है भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश, वो सर्वोच्च न्यायालय के जज, सर्वोच्च न्यायालय के जज, सर्वोच्च न्यायालय के, न्यायालय के जज सेवानिवृत्ति के बाद, सेवा निवृत्ति के बाद, सेवानिवृत्ति के बाद भारत के किसी भी न्यायालय में, भारत के किसी भी न्यायालय में, किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते। जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बन जाएगा या सुप्रीम कोर्ट से जो सेवानिवृत्त होकर के आएगा, उसके बाद वो किसी भी न्यायालय के अंदर वकील के रूप में या वकालत नहीं कर सकते। ये उनके लिए अन्य प्रावधान के रूप में दिया गया है, वो उन्हें बैन लगा दिया जाता है, वो कोई भी फिर वकालत के रूप में कार्य नहीं करेंगे। आगे लिखेंगे महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य में लिखेंगे भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जेकानिया, महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य में लिखो पॉइंट नंबर पहला, भारत के, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश, पूछा जाता है भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो हीरालाल, हीरालाल
जे कानिया। आगे लिखना सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला जज। अगला पॉइंट नंबर दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला जज। पहली महिला जज कौन थी? मीरा, मीरा साहिब फातिमा बीवी, फातिमा बाबी, मीरा साहिब फातिमा बाबी, ये कौन थी? सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला जज बनी थी। अगला लिखेंगे सर्वोच्च न्यायालय, पॉइंट नंबर थर्ड, सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र जज। सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र जज, एकमात्र जज जिन्हें महाभियोग का सामना करना पड़ा, जिन्हें महाभियोग का सामना करना पड़ा, कौन थे वो? बी रामास्वामी। ये थे हमारे कुछ हाईकोर्ट की स्थापना और हाईकोर्ट के जजों की स्थापना, और हाईकोर्ट के जजों को कितना सैलरी मिलेगी, कैसे उनको हटाया जाएगा, और उनसे महत्वपूर्ण कुछ तथ्य। लेकिन हाईकोर्ट के कुछ अन्य कार्य भी होते हैं। उन कार्यों की अगर हम बात करें तो हाईकोर्ट कई तरीके से कार्य करता है। हाईकोर्ट कई तरीके से कार्य करता है। जैसे हम इसमें लिखेंगे सर्वोच्च न्यायालय के कार्य। सर्वोच्च न्यायालय के कार्य, सर्वोच्च न्यायालय के कार्यों में पहला पॉइंट लिखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय जो होता है वो क्या क्या काम करेगा। एक तो संविधान का संरक्षण करेगा, संविधान का संरक्षण करेगा। दूसरा, मौलिक अधिकारों का संरक्षण करेगा, मौलिक अधिकारों का संरक्षण करेगा। तीसरा, संविधान की व्याख्या करेगा, संविधान की व्याख्या करेगा। संविधान, सर्वोच्च न्यायालय क्या क्या काम करेगा? संविधान का संरक्षण, संविधान की रक्षा, मौलिक अधिकारों की रक्षा, और क्या करेगा? संविधान की व्याख्या भी करेगा। आगे बढ़ें। ये कार्य करता हमारा सर्वोच्च न्यायालय। आगे बढ़ें। ठीक है, आगे बात करते हैं इसी में हम सर्वोच्च न्यायालय के कार्यों के बाद में एक हेडिंग डालो, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार मतलब किन किन क्षेत्रों में उसका अधिकार हो सकता है। देखेंगे क्षेत्र अधिकारों की सीमाएं डाल देना, क्षेत्र अधिकारों की सीमाएं। देखेंगे उसका कौन कौन से क्षेत्र में अधिकार हो सकता है। नंबर एक, प्रारंभिक या मूल क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक या मूल क्षेत्राधिकार। दूसरा लिखेंगे न्यायाधीश संबंधी क्षेत्राधिकार, न्यायाधीश संबंधी क्षेत्राधिकार।
तीसरा होता है पुनरावलोकन संबंधी क्षेत्राधिकार। चौथा होगा परामर्श क्षेत्राधिकार। पांचवा होगा अपीलीय क्षेत्राधिकार। छठवा होगा अभिलेख न्यायालय संबंधी क्षेत्राधिकार। अभिलेख न्यायालय संबंधी क्षेत्राधिकार। इतने संस्थाओं में या फिर इतनी तरीके से हमारे सर्वोच्च न्यायालय के पास अधिकार होते हैं। अगर हम बात करें कि प्रारंभिक संबंधी क्षेत्राधिकार क्या होता है, या न्यायाधीश संबंधी क्षेत्राधिकार क्या होता है, या पुनरावलोकन क्षेत्राधिकार क्या होता है, या परामर्श क्षेत्राधिकार क्या होता है, या अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या होता है, या अभिलेखीय क्षेत्राधिकार क्या होता है, अब इनको हम डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। तो ये इतनी जगह पर हमारा क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट का अधिकार होता है। जैसे हम बात करें सबसे पहले की, समझना ध्यान से, सबसे पहले की अगर हम बात करें, ये है प्रारंभिक या मूल क्षेत्राधिकार। अगर हम प्रारंभिक और मूल क्षेत्राधिकार की बात करते हैं तो इसमें होता है विवादों के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय विवादों के मामले में अपने अधिकार रखता है। जैसे केंद्र तथा राज्य के बीच में कोई विवाद हो जाए तो उसको सुलझाने का अधिकार किसका होगा, सर्वोच्च न्यायालय का। जैसे राज्य के आपसी विवादों के बारे में, कौन राज्य में आपस में विवाद हो जाता है उसको भी कौन सुलझाता है, कौन सुलझाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। जैसे केंद्र तथा उसके साथ कुछ राज्य एवं अन्य राज्यों के बीच विवाद हो जाए, राज्य हैं और राज्य में हमारे देश में केंद्र शासित प्रदेश है, उन दोनों के बीच में अगर कोई विवाद होगा तो उसको भी कौन सुलझाएगा, सुप्रीम कोर्ट सुलझाएगा। उसके बाद उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति के बीच में कोई विवाद हो जाए तो उसको भी कौन सुलझाएगा, सर्वोच्च न्यायालय सुलझाएगा। तो इन्हीं को बोला जाता है प्रारंभिक या मूल क्षेत्राधिकार। मतलब राज्य के अंदर किसी भी प्रकार के विवाद होने पर जो सर्वोच्च न्यायालय उनको सुलझाता है उसको बोला जाएगा प्रारंभिक या मूल संबंधी अधिकार। आगे की अगर हम बात करें तो एक होता है न्याय संबंधी क्षेत्राधिकार। जो न्यायाधीश संबंधी क्षेत्राधिकार होता है इसको सर्वोच्च न्यायालय 5 तरीके से देता है। 5 तरीके का मतलब होता है मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए, अगर हमारे मौलिक अधिकारों का क्या हो रहा है, मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है। एक करेगा वो बंदी प्रत्यक्षीकरण की, एक करेगा परमादेश की, एक करेगा प्रतिषेध की, और एक करेगा उत्प्रेषण की, और एक करेगा अधिकार प्रक्षा की। एक करता है अधिकार प्रक्षा की। अब ये चीजें क्या होती हैं इनके बारे में हमको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। तो आप सबसे पहले डालिए, हेडिंग डालो प्रारंभिक या मूल क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक या मूल क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक या मूल क्षेत्राधिकार, इसमें लिखना विवादों के मामले में अधिकार। अधिकार जैसे केंद्र तथा राज्य के बीच का विवाद। एग्जाम्पल सेकंड, केंद्र शासित प्रदेश और राज्य के बीच के विवाद। इनका मतलब यही है कि केंद्र शासित प्रदेश या फिर राज्य के बीच, इन सब के बीच में जो विवाद होगा, आपसी विवाद होते हैं, उनको सुलझाने का जो अधिकार है वो किसको प्राप्त है, वो सुप्रीम कोर्ट को या फिर सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। अगली हेडिंग डालना न्यायाधीश संबंधी क्षेत्राधिकार।
न्यायादेश संबंधी क्षेत्राधिकार, क्षेत्राधिकार, इसमें लिखना सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए, मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए 5 प्रकार की रिट जारी करता है, जारी करता है। नंबर 1 बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। नंबर 2 परमादेश, परमादेश। नंबर 3 प्रतिषेध, प्रतिषेध। नंबर 4 उत्प्रेषण, उत्प्रेषण, उत्प्रेक्षण है। नंबर 5 अधिकार प्रक्षा, अधिकार प्रक्षता। जब हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होगा तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, वो 5 प्रकार से रिट जारी कर सकता है। नंबर पहली जो रिट होगी हमारी, या फिर 5 प्रकार से क्या है आदेश दे सकता है। और जो आदेश देगा वो किसको देता है, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण का पहला आदेश, दूसरा परमादेश देगा, तीसरा प्रतिषेध देगा, चौथा उत्प्रेषण देगा और 5वां अधिकार प्रक्षता देगा। अब ये चीज होती क्या है, अगर हम परमादेश की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट परमादेश को कब देता है, सुप्रीम कोर्ट परमादेश आदेश में ये कहेगा कि हमारा आदेश है कि जिस व्यक्ति को आपने किसी भी जुर्म को लेकर के गिरफ्तार किया है, जैसे आपको कोई पुलिस पकड़ के ले जाती है, अब पुलिस जो पकड़ के ले गई, अब वो जाकर के क्या कर रही है, आपको थाने में ले जाया गया और थाने में ले जाकर के आपके ऊपर क्या है अत्याचार कर रही है, आपके मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है, आपकी पिटाई कुटाई कर रही है। उस दौरान क्या होगा, आपके मौलिक अधिकारों का हनन होगा। जब मौलिक अधिकारों का हनन होगा तो सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि जो भी जिस व्यक्ति को पकड़ के लाया है, उस व्यक्ति को पकड़ने के 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत कर देना चाहिए। किसके, कितने दिन टाइम के अंदर, 24 घंटे के अंदर। अगर आपको पुलिस पकड़ के ले जाती है तो आपका अधिकार बनता है कि आप थाने में न रह करके 24 घंटे के अंदर अंदर न्यायालय में जा सकते हैं। लेकिन इस समय 24 घंटे के दौरान वो समय नहीं जोड़ा जाता जो थाने से न्यायालय में पहुंचाया जाएगा, न्यायालय में पहुंचाया जाएगा, उसके बीच का समय काट दिया जाएगा। बाकी के 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस वालों को आपको न्यायालय में पहुंचाना अनिवार्य होगा। ये कहता है हमारा बंदी प्रत्यक्षीकरण का आदेश। सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है छोटे मोटे पुलिस थाने वगैरह या फिर छोटे कोर्टों में कि अगर आप इस चीज को नहीं संभाल पा रहे हैं, किसी व्यक्ति को पकड़ के लाए तो उसे 24 घंटे के अंदर अंदर आप न्यायालय में पहुंचाइए। ये होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। समझ में आ गया। अगला है हमारा परमादेश। परमादेश कब देता है सुप्रीम कोर्ट, परमा आदेश का मतलब होता है मौलिक अधिकारों का हनन होने पर। ये तो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया तो तुरंत क्या कर देंगे, उसको 24 घंटे के अंदर 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 पहुंचाना होगा। लेकिन परमा आदेश जब देगा, जब आपको क्या हुआ, आपके ऊपर केस चल रहा है और आप जेल में डले हुए हो, और जेल में डलने के बाद फिर आपसे उल्टी सीधे काम कराए जा रहे हैं, या फिर आपके मौलिक अधिकारों का हनन। जो मौलिक अधिकार मैंने आपको बताए थे कितने प्रकार से होते हैं, आपकी जो स्वतंत्रता है, मौलिक अधिकार है, अगर उनके खिलाफ कोई भी गवर्नमेंट हमारी काम कर रही है तो सुप्रीम कोर्ट उसको आदेश देता है कि मैं ये परम आदेश देता हूं कि आप इस व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं कर सकते, तो उस समय पर उसको बोला जाता है परम आदेश। अगर हम बात करें प्रतिषेध की, तो प्रतिषेध क्या होता है, ये होता है अपने अधिकार क्षेत्र से अलग जा करके, अगर जैसे कोई गवर्नमेंट है, जैसे आप वकील हो, आप वकील हो कहाँ के, जैसे आपकी स्टेट है राजस्थान, अगर आपकी अधिकार सीमा कहां तक है, राजस्थान तक है, लेकिन क्या कर रहे हैं आप, राजस्थान से भी ऊपर जाकर के कोई कार्य कर रहे हैं, राजस्थान से अलग जाकर के कार्य कर रहे हैं, तो हमारा सुप्रीम कोर्ट ये गवाह दे, ये ऑर्डर देगा प्रतिषेध के कारण कि मैं ये प्रतिषेध करता हूं कि आप जिस भी क्षेत्र में जाकर के काम कर रहे हैं उस क्षेत्र से वापस आ जाइए। समझ में आ गया। मतलब
प्रतिषेध कब दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के कारण? जब कोई व्यक्ति अपने अधिकार क्षेत्र से अलग जाकर के काम कर ले, मतलब जिसका इतना अधिकार नहीं है उससे भी बढ़ के वो काम कर रहा है, तब सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? उसको प्रतिषेध बोला जाता है, उसको रोकने के लिए प्रतिषेध बोला जाता है। अगर हम बात करें उत्प्रेक्षण की, उत्प्रेक्षण क्या होता है? छोटे न्यायालयों को, जैसे हाई कोर्ट, अगर कोई काम है, कोई केस है, कोई केस चल रहा है आपका हाई कोर्ट में और उसको 10-15 साल हो गई, 10-15 साल हो गई, कोई उस पर डिसीजन नहीं लिया जा रहा, केस चल रहा है हाई कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा? आप सुप्रीम कोर्ट में रिट दे सकते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट में रिट जाएगी, आप अपनी मतलब जो भी रिपोर्ट के तौर पर देंगे, तो सुप्रीम कोर्ट फिर हाई कोर्ट को आदेश देगा और उस आदेश को कहा जाता है उत्प्रेक्षण। मतलब उत्प्रेक्षण में बड़ा कोर्ट छोटे कोर्ट को आदेश देता है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को आदेश देगा या फिर हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को आदेश देगा कि आप पर ये काम नहीं हो रहा है, इसको मुझे दे दो, उसको बोला जाता है उत्प्रेक्षण। और अधिकार प्रच्छता, अधिकार प्रच्छता क्या होती है? इसमें यह होता है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने क्या है कि जिसका कोई गवर्नमेंट का पद नहीं है, जैसे मैं बात करूं कि मैं वकालत करने लग जाऊं लेकिन मेरे पर एलएलबी की डिग्री नहीं है, मैं डॉक्टर बन जाऊं लेकिन मेरे पे एमबीबीएस नहीं है, तो ऐसे पदों को ग्रहण कर लेना, अवैध रूप से पद पर चुने रहना, या फिर कोई बोले किसी ने वर्दी पहन ली, इंस्पेक्टर की भाई वर्दी बाजार में बिकती है, इंस्पेक्टर की वर्दी पहन ली, वो किसी को जाकर गिरफ्तार कर ले, तो उस दौरान क्या करेगा? अधिकार प्रच्छता का आदेश देगा और उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उसका पद खाली कर दिया जाएगा। अगर कोई बिना एलएलबी के वकालत करता है और वकालत करने के दौरान पता चलता है कि जिस पर कोई एलएलबी की डिग्री नहीं है, तो उसकी वकालत जब्त कर ली जाएगी और उसको जेल डाल दिया जाएगा, और इसी को बोला जाता है अधिकार प्रच्छता। तो इसी प्रकार से हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या करता है? 5 प्रकार की रिट जारी करता है। समझ में आ गया आपके? आगे लिखेंगे आप, आपके लिए ये दो ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट थी। अगर हम पुनरावलोकन की बात करें या पुनरावलोकन या परामर्श क्षेत्राधिकार की बात करें, तो इनमें इतना कोई खास नहीं है लिखने के लिए, तो इनको छोड़ देते हैं। आगे हम बात करते हैं इसी में, या लिखना है आपको? पुनरावलोकन, परामर्श और अपीलीय अधिकार के बारे में लिखाएं? आता नहीं है इतना पूछने को, आगे बढ़ते हैं। तो आगे अगर हम बात करेंगे तो आगे हम बात करेंगे हाई कोर्ट की। हाई कोर्ट के बारे में हम देख लेते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का गठन हो गया, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का गठन हो गया, उनकी सैलरी का पता चल गया, उसके अधिकारों का पता चल गया, और उसके बाद हम बात करेंगे अब हाई कोर्ट की। तो हाई कोर्ट क्या होता है? उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय या फिर हाई कोर्ट, इसमें देखना है आर्टिकल आर्टिकल 214 के अनुसार, आर्टिकल 214 के अनुसार उच्च न्यायालय का या फिर हाई कोर्ट का गठन किया जाता है। आगे लिखना जजों की संख्या। आगे लिखना अगला पॉइंट, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या 24 है। अगला लिखेंगे, जजों की संख्या की बात करें, जज, वर्तमान संख्या जजों की संख्या अधिकतम कोई प्रावधान नहीं है, और न्यूनतम 3 हो सकते हैं, 2 + 1। एक होगा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, मतलब राज्य का मुख्य, हाई कोर्ट का, उच्च न्यायालय का सर्वोच्च न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, और 3 होंगे, 2 होंगे अन्य। मतलब जजों की संख्या हाई कोर्ट की बात करें तो अधिकतम तो कोई प्रावधान नहीं है, कितने भी हो जाते हैं, लेकिन न्यूनतम कम की बात करें तो 3 से कम नहीं हो सकते। एक होगा उसमें उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और बाकी के 2 होंगे अन्य। ठीक है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश एक होता है और बाकी के अन्य में रखे जाते हैं। अगर हम इनकी योग्यता की बात करें तो अगली हेडिंग डालना योग्यता,
और योग्यता में लिखना भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक हो। अगला पॉइंट लिखना, कम से कम लगातार 10 साल तक किसी न्यायिक पद पर रहा हो, कम से कम लगातार 10 साल तक, कम से कम लगातार 10 वर्ष तक, 10 वर्ष तक किसी न्यायिक पद पर रहा हो, किसी न्यायिक पद पर, किसी न्यायिक पद पर रहा हो, जो हाईकोर्ट का जज बनेगा या फिर उसके न्यायाधीशों में शामिल होगा, वो कम से कम 10 वर्ष तक क्या होना चाहिए, किसी भी न्यायिक पद पर गठन होना चाहिए और भारत का नागरिक भी होना चाहिए। अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो अगला लिखना इसमें, किसी उच्च न्यायालय अथवा दो या दो से अधिक ऐसे न्यायालयों में कम से कम लगातार 10 साल तक वकील रहा हो, किसी उच्च न्यायालय अथवा दो या दो से अधिक न्यायालयों में 10 साल तक वकील रहा हो, न्यायालय अथवा ऐसे ही न्यायालयों में कम से कम 10 साल तक वकील रहा हो। आगे देखेंगे इसमें इसकी नियुक्तियों के बारे में, जो जजों की नियुक्ति करता है या फिर जजों की नियुक्ति किस तरीके से होती है। तो इसमें नियुक्ति हेडिंग डालने के बाद आप लिखोगे नियुक्ति, नियुक्ति में लिखना, राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर, राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश व उस राज्य के, उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर। समझ में आ रहा है, राष्ट्रपति करेगा पर लेकिन एक तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है, उसकी सलाह लेगा, और उस राज्य का जो मुख्य न्यायाधीश होगा उसकी सलाह लेगा, तब जा करके राज्य के अंदर या फिर हाई कोर्ट के अंदर जो न्यायाधीश बनते हैं उनकी नियुक्ति होती है। ठीक है, आगे देखेंगे इसमें इनके कार्यकाल की बात करें, कार्यकाल कितना होगा, 62 साल की आयु तक। ये 62 वर्ष का जो भी हो जाएगा उसको हटा दिया जाएगा। पद से किस तरीके से हटा सकते हैं, पद से हटाना, सर्वोच्च न्यायालय के जज के समान, सर्वोच्च न्यायालयों के जज के समान। आगे देखेंगे वेतन की बात करें तो मुख्य न्यायाधीश को, मुख्य न्यायाधीश को वर्तमान में, वर्तमान में 2,50,000 रुपए, 2.5 लाख प्रति माह, और अन्य न्यायाधीश को 2.25 लाख रुपए प्रति माह वेतन दिया जा रहा है। इतना समझ में आ रहा है भाई। नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश और
मुख्य न्यायाधीश और राज्य के न्यायाधीश की सलाह पर कार्यकाल 62 वर्ष की आयु तक होगा। पद से हटाया जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के जजों के समान ही, और वेतन इसका 2,50,000 रुपये तो होता है मुख्य न्यायाधीश का, और अन्य न्यायाधीशों का 2,25,000 रुपये है, जो कि 2017-18 के बजट के बाद में ये बढ़ा दिया गया था। ठीक है, पहले तो 90,000 और 80,000 था, 80,000 अन्य लोगों का और 90,000 मुख्य न्यायाधीश का, लेकिन अब कितना हो गया, 2,50,000 मुख्य का और अन्य का 2,25,000। आगे हम बात करें तो आगे देखेंगे, एक हेडिंग डालो, अन्य प्रावधान। अन्य प्रावधान में देखेंगे, इसमें लिखेंगे अन्य प्रावधान के अंदर, उच्च न्यायालय के जज सेवानिवृत्ति के बाद, हाई कोर्ट के जज सेवानिवृत्ति के बाद, निवृत्ति के बाद सर्वोच्च न्यायालय तथा अन्य उच्च न्यायालयों में वकालत कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय व अन्य न्यायालयों में वकालत कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, जो सर्वोच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त हो रहे थे वो तो किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर रहे थे, पर लेकिन जो हाई कोर्ट से जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो किसी भी न्यायालय में वकालत कर सकते हैं। आगे लिखेंगे महत्वपूर्ण तथ्य, पॉइंट नंबर पहला, किसी राज्य की पहली महिला जज कौन थी? अन्ना चंडी। ये थी केरला हाईकोर्ट की जज। कहाँ की थी ये? केरला हाईकोर्ट की। केरला हाईकोर्ट की जज थी। कब थी ये? 1959 से 1967 तक रही थी। आगे लिखना, किसी उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, किसी उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? लीला सेठ। लीला सेठ दिल्ली हाईकोर्ट की जज बनी थी, ये मुख्य जज बनी थी दिल्ली हाईकोर्ट की। कब से कब तक? 1991 से 1996 तक रही थी ये। एक पॉइंट और लिखना, ये लिख लिया ना, किसी उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ थी, हाईकोर्ट की नई, वो दिल्ली हाईकोर्ट की 1991 से 1996 तक रही थी। एक पॉइंट और लिखना इसमें, उच्च न्यायालय के उच्च न्यायालय के एकमात्र जज जिन्हें राज्यसभा द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया इन्हें जिन्हें महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया गया। कौन थे वो? जस्टिस सुमित्रा सेन न्यायाधीश थे, जिनको हटा दिया गया था कलकत्ता हाईकोर्ट 2009 में। करप्शन के मामले में हटाए गए थे ये, भ्रष्टाचार के मामले में। कलकत्ता के थे ये, कलकत्ता हाईकोर्ट। और कौन से मामले में हटाया गया था? करप्शन।
भ्रष्टाचार के मामले में इनको हटाया गया था। ठीक है, आगे हेडिंग डालना, उच्च न्यायालय के कार्य, इसमें लिखना संविधान का संरक्षण करना। अगला लिखना मौलिक अधिकारों का संरक्षण करना। अगला लिखना संविधान की व्याख्या करना। हेडिंग डालना नोट, नोट डाल के इसमें एक पॉइंट लिखना है आपको, गुवाहाटी उच्च न्यायालय, गुवाहाटी उच्च न्यायालय, गुवाहाटी उच्च न्यायालय 4 राज्यों के लिए काम करता है। 4 राज्यों के लिए काम करता है। कौन कौन से? असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड। मिजोरम, नागालैंड। आगे बढ़ें। ये हो गया हमारा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, जो कि हमारे क्या था, जुडिशरी। जुडिशरी के अंदर हमने देखा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। लेकिन इस जुडिशरी के बाद में कुछ 2-4 चीजें आपसे और भी पूछी जाती हैं, उनको और कर लेते हैं। जैसे कि हमारे आता है पंचायती राज्यों के बारे में पूछने के लिए आ जाता है, पंचायती राज्य कब बने, कैसे बने थे, उनके बारे में थोड़ा सा देखना है हमको। ऊपर से 1-2 पद और होते हैं जो उसे बॉडीज बोला जाता है। बॉडीज के अंदर क्या आता है कि जैसे आपका आ गया भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है, और आपका होता है क्या, आकस्मिक निधि का गठन कैसे हुआ था, और जैसे आपका होता है एक सीएजी, मुख्य निर्वाचक आयोग के बारे में बात की जाती है। तो ऐसे 2-3 पॉइंट और हैं, इनको और हम कर लेते हैं, उसके बाद हमारी पॉलिटी का समाप्ति हो जाएगी। तो अब अगली जो आपकी हेडिंग होगी उसको लिखो पंचायती राज्य। पंचायती राज्य, पंचायती राज्य में लिखना उद्देश्य क्या था उसका, पंचायती राज्य आने का उद्देश्य, 3 प्रमुख उद्देश्य थे। 3 प्रमुख उद्देश्य थे। पहला राजनीतिक विकेंद्रीकरण, राजनीतिक विकेंद्रीकरण, राजनीतिक विकेंद्रीकरण। दूसरा स्थानीय विकास। तीसरा वित्तीय जवाबदेहिता, जवाबदेहिता। ये 3 प्रकार के उद्देश्य थे पंचायती राज्य बनाने के। जमीन स्तर पर लोकतंत्र का निर्माण, इसका मतलब होता है इसका जमीन स्तर पर लोकतंत्र का निर्माण, और इसका क्या है, लोकल डेवलपमेंट, विकास। मतलब लोकल का मतलब होता है एक ग्रामों में या फिर गांव में, छोटे मोटे शहरों में डेवलपमेंट करना। वित्तीय जवाबदेही का मतलब होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एबिलिटी, मतलब कितना खर्चा हो रहा है, गवर्नमेंट हमारा कितना कर रही है, कितना नहीं कर रही है, उसकी जवाबदेही देना किसके लिए,
छोटे स्तर पर गांव के लिए, पंचायती राज्यों के लिए। ठीक है, तो इसकी ये थी। अगर इसकी शुरुआत की बात करें, शुरुआत कब से हुई थी पंचायती राज्यों की, तो इसमें शुरुआत हेडिंग डाल के लिखना वित्तीय जवाबदेयता, जवाबदेयता। इंग्लिश में लिख लेना फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी। अगर शुरुआत की हम बात करें तो 2 अक्टूबर 1959 से एक राजस्थान में जगह पड़ती है नागौर, नागौर राजस्थान से हुई थी। सुना होगा नागौर तो आपने। पंचायती राज्य सबसे पहले बना था 2 अक्टूबर 1959 में, नागौर बनाया गया था और राजस्थान में ये पड़ता है। ठीक है, इसके बाद लिखना नवंबर 1959 में ही, नवंबर 1959 में आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश राज्य को भी क्या कर लिया गया था, पंचायती राज्य बना दिया गया था। ठीक है, अब यहां से आगे हम देखेंगे कि पंचायती राज्य के लिए क्या हुआ, स्थानीय स्वशासन के लिए बनाई गई समिति या फिर पंचायती राज्यों के लिए बनाई गई समितियां कुछ क्या हुई थी, कुछ समिति बनी थी, मतलब कुछ इस प्रकार से ग्रुप्स बने और जिन्होंने क्या किया, उस पंचायती राज्य को, ग्राम पंचायतों को, उनको बढ़ाने में सहयोग किया। तो उन पंचायती राज्यों के लिए जो बनाई गई समितियां थी उनके बारे में पूछा जाता है। तो अगली हेडिंग डालना पंचायती राज्यों के लिए, राज्यों के लिए बनाई गई समिति। जैसे पूछा जाए आपसे बलवंत राय मेहता समिति कब आई थी, तो एक लिखना बलवंत राय मेहता, बलवंत राय मेहता समिति 1957। बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में हुआ और इसने त्रिस्तरीय व्यवस्था की सिफारिश की। क्या किया था इसने, इस समिति ने त्रिस्तरीय व्यवस्था की सिफारिश की। त्रिस्तरीय व्यवस्था का मतलब क्या हो गया, इसने 3 क्षेत्रों में विकास के लिए बात की थी। आपसे पूछा जाता है त्रिस्तरीय व्यवस्था किस समिति के द्वारा लागू की गई, तो त्रिस्तरीय व्यवस्था जो लागू की गई थी वो थी हमारी कौन सी, बलवंत राय मेहता समिति। और बलवंत राय मेहता समिति ने बताया कि एक तो ग्राम पंचायत होना चाहिए, ग्राम पंचायत के बारे में बताया। दूसरा इन्होंने बताया पंचायत समिति ब्लॉक लेवल के लिए विकास खंड होना चाहिए, पंचायत समिति ब्लॉक लेवल मतलब विकास खंड, ब्लॉक के लिए जो ब्लॉक होता है उसके विकास। अगला जिला परिषद के लिए होना चाहिए, थर्ड वाला जिला परिषद के लिए विकास के लिए होना चाहिए। ये 3 रूप से इन्होंने क्या किया था, त्रिस्तरीय व्यवस्था को लागू किया था बलवंत राय मेहता समिति। तो आपसे पूछा जाए बलवंत राय मेहता समिति को कब लागू किया गया, तो 1957 को। उसने क्या किन बातों पर चर्चा की, ग्राम पंचायतों पर, पंचायत समितियों पर और जिला परिषद के बारे में बात की थी। इनका फिर तब से क्या होने लग गया बढ़ावा इनको मिलने लगा, किसके द्वारा, बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। अगली लिखना सेकंड वाली, दूसरी वाली, वो थी अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति कब आई थी, 1971। द्विस्तरीय व्यवस्था की सिफारिश की। इसमें लिखना द्विस्तरीय व्यवस्था, द्विस्तरीय व्यवस्था, द्विस्तरीय व्यवस्था की सिफारिश की।
नंबर 1 मंडल पंचायत के लिए, और नंबर दूसरी इसने जो की थी वो थी जिला परिषद के लिए। यहां से क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि मंडल पंचायत के लिए किसने की थी और जिला स्तर के लिए किसने की थी। तो जिला परिषद के लिए तो दोनों ने की थी, लेकिन आपसे पूछा जाएगा द्विस्तरीय व्यवस्था किस समिति ने सिफारिश की या फिर त्रिस्तरीय व्यवस्था की किस समिति ने सिफारिश की। तो बलवंत राय मेहता समिति 1957 में आई थी, उसने की थी त्रिस्तरीय व्यवस्था की सिफारिश। और अशोक मेहता समिति 1971 में आई थी, इसने की थी क्या, द्विस्तरीय समिति की सिफारिश। ठीक है, आगे बात करेंगे इसमें। अगली लिखो नंबर तीसरी जेबी राव समिति। जेबी राव समिति एक और आई थी, जेबी राव समिति, जी वी राव समिति। जीवी राव समिति का मतलब क्या है, ये कब आई थी, 1985। आपसे पूछा जाए जीवी राव समिति 1985 कब आई, तो इसने भी क्या किया था, त्रिस्तरीय व्यवस्था, त्रिस्तरीय व्यवस्था की सिफारिश की। अगला लिखना, आगे लिखना, इसमें एक हेडिंग डालना, स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक स्थान, स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक स्थान दो प्रकार से दिया गया। दो प्रकार से, नंबर 1 पंचायतें ग्रामीण क्षेत्रों में, नंबर 2 नगरपालिका, नगरपालिका शहरी क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे इसी में। आगे लिखना महत्वपूर्ण तथ्य, पॉइंट नंबर पहला, स्थानीय स्वशासन बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर आधारित है। स्थानीय स्वशासन बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर आधारित है। पॉइंट नंबर सेकंड लिखना है इसमें, ग्राम सभा किसी ग्राम पंचायत में ग्राम सभा किसी ग्राम सभा किसी ग्राम पंचायत किसी ग्राम पंचायत में आने वाले पंजीकृत मतदाताओं का समूह
मतदाताओं का समूह। अगला पॉइंट इसी में लिखना, चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 साल होनी चाहिए। चुनाव लड़ने के लिए पॉइंट नंबर 3 है इसमें, चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 साल होनी चाहिए। जो ग्रामीण में या फिर जो छोटे मोटे चुनाव होते रहते हैं, प्रधानी का, बीटीसी का, इन चुनावों के लिए 21 साल की आयु होनी चाहिए। ये इन्हीं के द्वारा चलन में आया था जब हमारी ग्राम पंचायतों का इनका गठन किया गया था, इन समितियों ने बताया, तब से ही हमारे यहाँ पर ये छोटी मोटी चीजें ग्राम पंचायत और ये ग्राम नगर परिषदें बनी थी। तो कुछ इस प्रकार से ही था, इसके अंदर कुछ ज्यादा पढ़ने की हमें जरूरत नहीं है। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को, एक और पॉइंट लिख लेना, चौथा, पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को बनाया जाता है। अप्रैल को बनाया जाता है। तो ये था हमारा पंचायती राज्यों के मामले में। इसके बाद में हम बात करते हैं बॉडीज की, निकाय की। निकाय क्या होती है? एक होती है संवैधानिक निकाय और एक होती है गैर संवैधानिक निकाय। तो यहाँ से आगे जो आपकी हेडिंग होनी चाहिए, बस अब तो थोड़ा सा रह गया है, 2 पदों के बारे में डिस्कशन करना है, उसके बाद फिर राधे राधे हो जाएगी आपकी और हमारी। तो हम बात करेंगे किसकी? बॉडीज की। जो संविधान की बॉडीज हैं, बॉडीज को बोला जाता है निकाय भी बोल सकते हैं, बॉडीज या फिर निकाय। निकाय 2 प्रकार से होती हैं। एक हो सकती है संवैधानिक निकाय, जो बॉडीज है या फिर निकाय 2 प्रकार से होगी। एक होगी संवैधानिक और एक होती है गैर संवैधानिक। संवैधानिक और गैर संवैधानिक। तो इसमें क्या है, कुछ पदों को ले लिया जाता है, जैसे भारत का महान न्यायवादी, एजीआई बोला जाता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो वो संवैधानिक निकाय के अंदर आएगा। तो सबसे पहले हम निकायों के अंदर कुछ पद होते हैं, भारत का महान्यायवादी, भारत का नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, इन दोनों के बारे में पूछा जाता है। तो इसी के लिए हम इन दोनों पदों पर चर्चा और कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो आपकी हेडिंग होगी उसमें डालना भारत का महान्यायवादी। एक पद होता है भारत के अंदर, भारत का महान्यायवादी। अब देखते हैं इसका काम क्या होता है, कौन गठन करता है, क्यों आता है भारत का महान्यायवादी। ठीक है, तो इसमें देखेंगे सबसे पहले एजीआई, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इसको हिंदी में बोला जाता है भारत का महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी डालने के बाद लिखना आर्टिकल 76। आर्टिकल 76 में भारत के महान्यायवादी के बारे में दिया है। और भाग भाग कौन सा है उसका? कॉन्स्टिट्यूशन का 5, भाग 5 में आर्टिकल 76 में भारत के महान्यायवादी के बारे में बताया जाता है। इसको महान्यायवादी बनने के लिए योग्यता जो होंगी वो होती है सर्वोच्च न्यायालय के जजों के समान। अगर नियुक्ति की बात करें इसकी, तो नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति होती है। अगर इसके कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण करता है, मतलब राष्ट्रपति इसको कभी भी हटा सकता है। पद से हटाया जाना, पद से हटाया जाना, पद से क्या करेगा जी, किस तरीके से हट सकता है? राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत, ये ऊपर वाला लिख देना। अगला देखेंगे इसमें कार्य क्या होता है इसका, यही मुख्य है। कार्य में लिखना
महान्यायवादी भारत का प्रथम विधि अधिकारी है। महान्यायवादी भारत का प्रथम विधि अधिकारी है। दूसरा पॉइंट लिखना, कोष्टक में लिख लेना, भारत का वकील, भारत सरकार का वकील। दूसरा पॉइंट लिखना, इसे भारत के किसी भी न्यायालय में प्रथम सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त है। अगला लिखना, यह संसद की बैठक में भाग लेता है और वहां बोल भी सकता है। और वहां बोल भी सकता है। और वहां बोल भी सकता है। लेकिन आगे लिखना इसमें, लेकिन वहां वोट नहीं दे सकता। वहां वोट नहीं दे सकता। समझ में आ रहा है? जो भारत का महान्यायवादी होगा उसको भारत सरकार का वकील माना जाता है। ये आर्टिकल 76 के अनुसार भारत में इसका पद होता है और इसकी योग्यता सर्वोच्च न्यायालय के जजों के समान होती है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है और पद से भी ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण करेगा तो कभी भी वो हटा सकता है। लेकिन इसका काम क्या होता है? जो भारत सरकार के वकील के रूप में काम करता है, जो किसी भी न्यायालय में जाकर के प्रथम सुनवाई कर सकता है और किसी भी संसद के सदन में, लोकसभा हो राज्यसभा हो, उसमें जाकर के ये क्या करेगा? ये सुनवाई कर सकता है, बैठ सकता है, बोल भी सकता है, लेकिन वहां पर वोट नहीं दे सकता। जब कोई भी विधेयक पास किया जाता है उस दौरान इसको वोट देने का कोई अधिकार नहीं होता है। आगे देखेंगे, नोट डाल के हेडिंग लिखो। नोट में लिखना है इसमें, भारत का महान्यायवादी भारत का महान्यायवादी भारत का द्वितीय विधि अधिकारी होता है। भारत का महान्यायवादी भारत का द्वितीय विधि अधिकारी होता है। द्वितीय विधि अधिकारी होता है। अगला लिखना इसमें, राज्य का महाअधिवक्ता, इससे राज्य का महाधिवक्ता भी माना जाता है। अगला लिखना, प्रथम विधि भारत का महान्यायवादी भारत का महान्यायवादी प्रथम विधि अधिकारी है। प्रथम ही लिख लेना, इसमें मिस्टेक से लिख गया है। प्रथम विधि अधिकारी है। भारत का महान्यायवादी प्रथम विधि अधिकारी है। आगे लिखो इसमें, इसे राज्य का महाधिवक्ता माना जाता है। अगला पॉइंट लिखना, राज्य का महाधिवक्ता महान्यायवादी की तरह राज्य सरकार के लिए कार्य करता है।
केंद्र सरकार में तो महान्यायवादी होता है, लेकिन राज्य सरकार में जो महान्यायवादी की जगह कार्य करता है वो राज्य का महाधिवक्ता माना जाता है। वो राज्य के लिए महान्यायवादी के रूप में ही कार्य करेगा, जो राज्य का महाधिवक्ता बनाया जाता है। ठीक है, आगे लिखना। अगला ये था इसके बारे में, भारत के महान्यायवादी के बारे में। लेकिन एक पद और रह जाता है आपका, उसका नाम होता है क्या? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सीएजी कैग। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सीएजी कैग। कारपोरल एंड कारपोरल एंड ऑडिटर जनरल। अब इसमें देखेंगे इसी के समान आर्टिकल 148 से 151 तक है, आर्टिकल 148 से 151 तक आता है। अगला लिखेंगे संविधान का भाग 5 में, संविधान का भाग 5 में अगला लिखेंगे नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। कार्यकाल लिखेंगे, इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है या 65 साल की आयु तक। जो भी पहले होगा, या तो 6 वर्ष में उसको हटा दिया जाएगा या फिर इसकी आयु 65 साल की हो जाए। इन दोनों में से जो भी पहले हो जाएगा उसी के अनुसार इसको हटा दिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। मतलब जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है वो सीएजी कैग जो होता है वो आर्टिकल 148 से 151 तक आता है, संविधान के भाग 5 में आता है। नियुक्ति इसकी राष्ट्रपति करता है, कार्यकाल इसका 6 वर्ष का या फिर उसकी 65 साल की आयु तक का होता है। ठीक है, आगे लिखेंगे इसी में पद से हटाया जाना, पद से हटाया जाना। अगर पद से हटाए जाने की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय के जज के समान, सर्वोच्च न्यायालयों के जजों के समान। आगे लिखेंगे कार्य। कार्य क्या करता है ये? सरकार के खातों की जांच करना, सरकार के खातों की जांच करना। मतलब जो भी वित्तीय वर्ष का लेखा जोखा होता है वो इसके पास होता है कि कितना गवर्नमेंट ने खर्चा किया है, कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, कौन सी निधि में कितना पैसा रखा गया है। वो सारी की सारी निधियों का जो कार्यकाल होगा वो किसका होता है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक का होता है। मतलब नियंत्रक महालेखा जो परीक्षक होता है हाँ तो भाई आगे देखेंगे इसमें जो भारत जो कार्य करता है, इसका कार्य की अगर हम बात करते हैं तो भारत सरकार के खातों की जो जांच करेगा वो कौन कर सकता है? एक ही व्यक्ति होता है, वो नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जिसे सीएजी बोला जाता है, कैग भी बोल सकते हैं, कारपोरल एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, ये करता है क्या? सरकार के खातों की जांच। अगर हम आगे बात करें इसी में तो आगे कार्य के होते ही ये हमारा पद हमारा समाप्त हो जाता है। और एक और लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज जैसे आप, मैं लिखा नहीं रहा, आपको खुद से पढ़ लेना उस चीज को। जैसे एक संचित निधि होती है, अगर इस संचित निधि को मैंने क्यों नहीं लिखा है कि अगर कोई भी आपको कराएगा क्या, बजट कराएगा या फिर वहां पर आपको इकोनॉमिक्स कराई जाएगी तो वहां पर संचित निधि, आकस्मिक निधि या फिर अंतरराष्ट्रीय परिषद के बारे में आप कर सकते हो। अगर आप चाहो तो लिखने में टाइम वेस्ट होगा आपका, बस मैं रख देता हूँ। आपको सारे सबके पास फोन तो होगा ही भाई, फोटो खींच लो एक बार स्क्रीन से।
ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है। वैसे आप चाहो तो इसका फोटो खींच सकते हो। साफ नजर नहीं आ रहा क्या? एक बार खींच लो इसका फोटो, इसको घर पे जाकर के पढ़ लेना। और भाई सॉरी फॉर टुडे, आज मैंने आपको वो थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाया है और थोड़ा समझाया कम है, क्योंकि थोड़ा टाइम का अभाव बहुत कम था। और ये आपकी पॉलिटी का और बायो का सिलेबस भाई देखो मेरी तरफ से पूरा होता है। अब यहाँ से आगे अगर इसमें और भी कुछ पढ़ना चाह रहे हो तो आप अपने से मेहनत करो थोड़ी सी, तो अच्छा फील होगा आपको। अब बायो का पॉलिटी का दोनों का सिलेबस मेरी तरफ से पूरा होता है सभी स्टूडेंटों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आप लोगों का हमारे साथ बनने के लिए और सुबह से शाम तक पढ़ने के लिए। धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद जी, धन्यवाद भैया। तो ठीक है भाई, हमारी और आपकी राधे राधे है। आगे आपको अगले सर कोई और सब्जेक्ट के साथ मिलेंगे। हमारा और आपका साथ आज तक यहीं तक था। धन्यवाद दोस्तों। सेल बायोलॉजी के बारे में, सेल बायोलॉजी आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन मैंने सेल बायोलॉजी के बारे में आपको बताया भी था। जो उसमें रह गया आपका प्लांट मॉर्फोलॉजी। प्लांट मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? जो पेड़ पौधों के ऊपरी भाग की जांच पड़ताल करना। ऊपरी भाग क्या होता है? पत्ते, तना और रूट्स वगैरह के बारे में हमें जानना, वो रह गया था बस आपका। तो उसमें कोई खास नहीं था जो मैं पढ़ा सकूं उसको। आप उस चीज़ को आप अपने आप से भी मेहनत कर सकते हैं पेड़ पौधों की पत्तियों के बारे में। और मैं पत्तियों के बारे में कल भी मैं बता चुका था आपको, जब बता रहा था क्या अरे क्या बोलते हैं उसको, फोटोसिंथेसिस की क्रिया के बारे में बताया था। तो पत्तियों के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है दो प्रकार का, अल्फा और बीटा। और ऐसे रूट्स क्या होते हैं, मतलब गाजर को कौन सा रूट्स माना गया है? जो नीचे जाते हैं जो रूट्स उनको माना जाता है जो सीधे चलती हैं। लेकिन तना किसको माना जाता है? भले ही वो जमीन में हो लेकिन फैल करके, जैसे आलू है, आलू एक तने में आ जाएगा लेकिन होता कहाँ पर है? वो जमीन के अंदर होता है, लेकिन माना क्या जाता है? वो एक तना माना जाता है, क्योंकि वो फैल करके उसके जमीन के अंदर पाया जाता है। तो ऐसी चीजें इनको थोड़े से अपने से मेहनत कर लेना भाई, कोई नहीं। टाइम थोड़ा कम था इस वजह से, तो मेरे और आपका सिलेबस पूरा होता है बायो का और पॉलिटी का। ठीक है दोस्त, आज के लिए इतना ही है। यहाँ से आगे कोई अगले टीचर के साथ आप अगली क्लास में मिलेंगे। तो धन्यवाद भाई मेरी तरफ से।